नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जामविल पर। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत वन लाइनर संबंधी प्रश्नों का। मतलब आज के जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वह वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। वैसे आप सोच लीजिए कि अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, तो मुश्किल से 10 से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन तक हम एक दिन में कर सकते हैं, मतलब एक घंटे में पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि हम आपको वन लाइनर कराते हैं तो वन लाइनर में कम से कम 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन तक भी हो सकते हैं। आज की वीडियो हमारी छोटी ही होगी क्योंकि आज मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपके जो कमेंट्स हैं वो कैसे आने चाहिए। मतलब ये है कि क्या आपको ऐसी वीडियो में इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर इंटरेस्ट रहेगा तो अगली क्लास में हम वन लाइनर के लगभग 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। एक मेरे भाई का कमेंट भी आया था, मैंने कमेंट पढ़ा था कि सर हम जो है कि बहुत गरीब हैं और इससे क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि अगर आप YouTube पर ये सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो मैंने भी ये डिसाइड किया कि कहीं कहीं आप ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और आपको इसी YouTube चैनल पर सब कुछ फ्री में मिलेगा। दोस्तों, आपके बातों का हम ख्याल रखते हुए अब आज से हमारी शुरुआत बहुत अच्छी होगी। चलिए, कभी कभार अगर सप्ताह में एक आध दिन वीडियो नहीं बन पाता है तो आप उससे परेशान नहीं होंगे। शुरू करते हैं आज के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। आज का जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर टाइप का है। देखिए, इसका PDF भी आपको मिलता रहेगा और ये तो हम कम आपको देख सकते हैं कि पहले ही पेज में आपको 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 क्वेश्चन हैं और इस 7 क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत सारे क्वेश्चन तो अभी आपको बताने वाले हैं, है ना। तो चिंता नहीं करना है, डेली आपको 50 से 60 क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि क्या इस तरह का जो वीडियो हम बना रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है, मतलब मज़ेदार है या फिर नहीं है। शुरू करते हैं पहले आपको क्वेश्चन के साथ। कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा मानी है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है? तो आदिकाल को मेरे साथियों इन्होंने वीर गाथा काल कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसी आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। ठीक है, चलिए हम इसके बाद बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। लेकिन इन्होंने समय सीमा कितनी मान रखी है? मेरे साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जब काल विभाजन की बात करते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 1000 ईस्वी से लेकर के इन्होंने 1350 ईस्वी तक माना है। मेरे साथियों, इसके माध्यम से अब हम आपको कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। जब शुक्ल जी की बात करते हैं तो शुक्ल जी ने जो है काल विभाजन किया है। उन्होंने आदिकाल को, यानी आदिकाल का मतलब वीरगाथा काल, उन्होंने आदिकाल की जो समय सीमा वह संवत, ये संवत है, ध्यान रखना, संवत 1050 से लेकर के और उन्होंने 1375 विक्रमी तक माना है। इन्होंने आदिकाल की समय सीमा को मान रखा है। इसके बाद आदिकाल के बाद उन्होंने भक्ति काल की समय सीमा जो माना है, जो भक्ति काल की समय सीमा माना है, इसको माना है संवत। ये सब बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको रट जाएंगी चीज़ें। 1375 विक्रमी से लेकर के और 1700 विक्रमी तक इन्होंने मान रखा है। इसके बाद आप देख पाएंगे कि इन्होंने रीतकाल की जो समय सीमा माना है, रीतकाल की समय सीमा मान रखा है, वह संवत 1700 विक्रमी से लेकर के 1900 विक्रमी तक मान रखा है। और इसके बाद इन्होंने रीतकाल के बाद जो आपका आता है आधुनिक काल, ठीक है, तो इन्होंने साथियों आधुनिक काल की जो समय सीमा मान रखा है, इन्होंने आधुनिक काल की समय सीमा संवत 1900 विक्रमी से लेकर के और 1984, ध्यान रखना, इन्होंने 84 विक्रमी तक माना है। तो ये शुक्ल जी ने जो है वो काल विभाजन में आदिकाल की समय सीमा को 1050 से लेकर के 1375 ईस्वी तक मान रखा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 1050 से लेकर के 1350 इन्होंने लिखा है। तो शुक्ल जी ने वीरगाथा काल की समय सीमा हालांकि इसके आसपास माना है, लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं है। एग्जैक्ट जो है आपका वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, वो है साथियों आपका ईस्वी भी नहीं कह सकते इसको। देखिए, अगर ईस्वी के रूप में हम स्वीकार करते हैं तो फिर आपका कम आ जाएगा, ठीक ना। तो एक बात जान लीजिएगा कि इन्होंने मान रखा है 1050, ये संवत लिख लीजिएगा थोड़ा सा, 1050 विक्रमी। ये हमको लगता है कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है।
1050 विक्रमी से लेकर के 1375 विक्रमी तक मान रखा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर यह संपादित ग्रंथ है, किसका है? तो श्याम सुंदर दास जी का है ये, है ना। देखिए हिंदी शब्द सागर जो है मेरे साथियों ध्यान रखेंगे, यह नागरिक प्रचारणी समाज से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर जो ग्रंथ है वह हिंदी साहित्य, मतलब ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था ये रचना। और ये किसके, मतलब इस भूमिका का नाम क्या था? तो इस भूमिका का नाम पूछ लेता है आपको, तो ध्यान देंगे, हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास, ठीक है। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया ग्रंथ था ये, और इसी भूमिका का नाम हिंदी साहित्य का विकास था। काशी नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका, इस पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है। हम बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। इस क्वेश्चन का हम आंसर आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। शुरू करते हैं अब। देखिए जो यहाँ पर दिया है कि हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, मेरे साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी के कई ग्रंथ हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है वो 3 ग्रंथ हैं कुल मिलाकर के। कितने ग्रंथ हैं? 3 ग्रंथ हैं, जिसमें कि एक ग्रंथ आपका है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। अगला है हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, उद्भव और विकास। आप चिंता नहीं करिए, एग्जाम तक कितना पढ़ा कर हटवा देंगे आपको कि आप सोच नहीं पाएंगे कि सर अब यहां से क्वेश्चन कहां से बनेगा। मतलब क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा कि वो पूछेगा कहां से, ठीक ना। तो हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और अगला है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। तो ये तीनों ग्रंथ किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं कि इस्तवार द लॉ लिटरेच्योर एंदुये एंदुस्तानी, ये जो ग्रंथ है इस ग्रंथ की रचना किसने किया है? तो आप कहेंगे गारसा द तासी ने किया है। किसने किया है? गारसा द तासी ने किया है। मेरे साथियों साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। गारसा द तासी का जो ग्रंथ है इस्तवार द लॉ लिटरेच्योर एंदुये एंदुस्तानी, यहीं से कहीं कहीं साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत वो यहीं से मानी जाती है। लेकिन कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि हिंदी में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत कहां से मानी जाती है, तो आप कहेंगे, इन दोनों बातों को मैं लिख देता हूं, इन दोनों बातों को मैं यहां पर लिख देता हूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सब कुछ आपके पास पता रहेगा। लिख लेंगे, हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत, परंपरा की शुरुआत आप कहेंगे गारसा द तासी का जो ग्रंथ है जिसका नाम है इस्तवार द लॉ, इस्तवार द लॉ लिटरेच्योर एंदुये एंदुस्तानी, ठीक है। ये ग्रंथ किसका है? तो आप कहेंगे गारसा द तासी का है। लेकिन मेरे दोस्तों अगर कभी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाए कि जरा ये बताना कि हिंदी में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा कहां शुरू हुई थी, हिंदी में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत, परंपरा की शुरुआत
परंपरा की शुरुआत। तो आप कहेंगे कि शिव सिंह सेंगर का एक ग्रंथ है जिसका नाम है शिव सिंह सरोज, है ना। ये ग्रंथ जो है वो शिव सिंह सेंगर का है और जिसका नाम है शिव सिंह सरोज। तो लिखेंगे शिव सिंह सरोज से। शिव सिंह सरोज से माना जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको दिमाग पर कहीं कहीं छा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब यहां पर देखिए, हमने 2-3 बातें आपको बता दिया। मैंने एक 2-3 बातें क्या बताया आपको, मैंने एक बात ये बताया कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत इस्तवार द लॉल ये हिंदुस्तानी, जो कि गारसा दतासी का ग्रंथ है, ये फ्रेंच साहित्यकार है ना। और इन्होंने इसमें कुल मिलाकर के 738 कवियों का विवरण दिया है। कितना? 738 कवियों का विवरण दिया है, जिसमें कि 72 कवि जो हैं, 72 कवि ये हिंदी के हैं। क्लियर बातें? चलिए अब यहां पर कार्य कि ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? मेरे साथियों, 3 प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। एक, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत कहां से होती है? इस्तवार द लॉल हिंदुस्तानी से। हिंदी में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत कहां से होती है? तो शिव सिंह सरोज से। और अगर कह दिया जाए कि हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी पहला ग्रंथ कौन सा है, तो हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी पहला ग्रंथ सुन लेना, एकदम बहुत अच्छी तरह बता रहा हूं, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। और पहली बार ये जो ग्रंथ है यह ग्रियर्सन का है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। ग्रियर्सन साहब ने इस ग्रंथ में पहली बार इन्होंने काल विभाजन की बात किया है। किसकी बात किया है? काल विभाजन की बात किया है। मतलब इन्होंने काल विभाजन का मतलब ऐसे समझिए, कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग। इन्होंने इसमें पहली बार कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है, यानी कवियों को उनके कालक्रम के अनुसार इसमें दिखाया गया है। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, यहां पर क्वेश्चन जो है आपका वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न ये पूछ रहा है। ये कह रहा है कि जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो हिंदी अनुवाद किया है भैया डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है। और किशोरीलाल गोस्वामी नहीं, किशोरीलाल गुप्त ने किया है। और किस नाम से किया है? तो किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास सब बताएंगे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसका है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? ये सारे क्वेश्चन हम आपको वन लाइनर प्रश्न में कराएंगे, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपने अगर इतना कह दिया कि सर हम गरीब हैं, तो पैसे के कारण आप ना पढ़ पाए, ये संभव नहीं है मुझसे, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं है कि मैं पैसे के कारण पढ़ाता हूँ, कुछ नहीं। आप पढ़िए, बस इतना ही है कि अगर पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाए, और मुझे इतना ही कह देना कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है, बस। इससे ज़्यादा मुझे खुशी कभी नहीं मिलेगी। कह रहे आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो पादरी एडविन ग्रिब्ज को माना जाता है। किसको मानते हैं? पादरी एडविन ग्रिब्ज को मानते हैं। इसका आंसर सही होगा पादरी एडविन ग्रिब्ज। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि साहित्य जनता का चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। मेरे दोस्तों, ये है तो वन लाइनर, लेकिन मैं आपको बहुत कुछ इसमें से बता रहा हूं, और सुनते रहना, पढ़ते रहना, मौज मस्ती से रहना। ये सिलेक्शन यहीं से होगा और कहीं से नहीं होगा। कह रहे साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे चीजों को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यहां पर देखिए अगला वन लाइनर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। करें हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? मेरे साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर व्यवस्थित रूप देने का किसी को श्रेय मिला है तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास जो है, इसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस पद्धति का प्रयोग किया है वो है विधेयवादी पद्धति। ध्यान रखेंगे, इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। ठीक है, आप लिख लेंगे इन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया है साथियों, तो आप कहेंगे विधेयवादी पद्धति। और हिंदी साहित्य लेखन में, इतिहास लेखन में सबसे जो अच्छी पद्धति मानी जाती है वो ये विधेयवादी पद्धति ही मानी जाती है। मैं आपको और भी चर्चा कर देता हूं।
देखिए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में प्रमुख पद्धतियां हैं। एक है वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग फ्रेंच साहित्यकार विद्वान गार्सा दतासी और शिव सिंह सेंगर ने किया है। ठीक है, किसने किया है? शिव सिंह सेंगर ने किया है। एक है कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधु ने किया है। एक पद्धति है विधेयवादी पद्धति। पहले वैज्ञानिक लिख लेते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग गणपति चंद्रगुप्त ने किया है। और एक है पद्धति आपकी विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है इस पद्धति का प्रयोग। किस पद्धति का? तो आप कहेंगे विधेयवादी पद्धति का प्रयोग इन्होंने किया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सारी बातों को यहां पर समझ रहे होंगे। भाई कमेंट बॉक्स में जितना भी कमेंट हो सकता है उतना लिख के भेजेंगे। और क्या चीज़ चाहिए आपको? जब तक आप ये नहीं बोलेंगे कमेंट में, हम कैसे पढ़ा सकते हैं? जरा बताइए। मैं आपकी कमियों को तभी जान सकता हूं ना जब आप मुझे बताएंगे। करे वह आचार्य जिसने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल दिया है, वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। किसने है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और यही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल का जो नाम है वो पूर्व मध्य काल दिया है। साथियों, रामचंद्र शुक्ल ने एक रीतकाल के कवि हैं जिनका नाम है केशवदास। उनकी रचना विज्ञान गीता के आधार पर उनको रीतकाल का नहीं बल्कि भक्ति काल का कवि स्वीकार किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और अगली बात करते हैं। मिश्र बंधुओं ने, ये आता है आपका कि आदिकाल नाम किसने दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल रखा है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि भक्ति काल नाम ये किसने रखा है, आदिकाल का नाम ये किसने रखा है? ये नाम आप याद कर लेंगे। हम सभी कुछ वन लाइनर के अंतर्गत कराएंगे, आप चिंता नहीं करेंगे। करें मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। अब परिवर्तन काल की समय सीमा मिश्र बंधुओं ने कौन सी निर्धारित की है भाई? तो संवत 1890 विक्रमी से लेकर के इन्होंने 1925 विक्रमी तक निर्धारित किया है। मिश्र बंधुओं की एक किताब है जिसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है ये, मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, और मिश्र बंधु में 3 लोग आते हैं। याद कर लेना इसको कि मिश्र बंधु में कितने लोग आते हैं भाई? 3 लोग आते हैं। मिश्र बंधुओं में 3 कवि हैं। ये मिश्र बंधु कह जाते हैं। इसमें पहला आता है गणेश बिहारी मिश्र। अगले हैं श्याम बिहारी मिश्र। और अगले हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। ये 3 लोग मिश्र बंधुओं में आते हैं। करें हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? हिंदी कोविद रत्नमाला यह साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है और इसके लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास को माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? किशोरी दास वाजपेयी। अब हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं जिसको सुन लेंगे आप। जैसे हम अगले प्रश्न पर जाएंगे तो यहीं पर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, हो सकता है आगे कहीं मिले। चलिए आगे मिलेगा, हम बाद में देख लेंगे उसको। लेकिन ध्यान रखेंगे साथियों कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी हैं। कौन है? किशोरीदास वाजपेयी हैं। एक छोटी सी बात हम यहां पर बताना चाहेंगे। एक रचना है सिद्धहेम शब्दानुशासन। सिद्धहेम शब्दानुशासन। सिद्धहेम शब्दानुशासन
इसके लेखक जो हैं, एक किताब है भी, इसके लेखक सिद्ध हेम शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र। और एक जो किताब अभी दिया हुआ था हिंदी शब्दानुशासन, इसके लेखक हैं पंडित किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, और ये जो हिंदी शब्दानुशासन है यह व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। आप कहेंगे यह व्याकरण ग्रंथ है, ये बात आप याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं कि इसी में अगला क्वेश्चन जो था आपका वो था हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं। मेरे साथियों, हिंदी के पहले व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है जिस्वा केटलर। क्या नाम है? तो आप कहेंगे जिस्वा केटलर उनका नाम है। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आ रहा होगा, है ना। चलिए, अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं मुझे पढ़ाने में, बस आप पढ़ते रहिए। आप वीडियो को देखते नहीं है लेकिन वीडियो को देखते रहिए। कह रहे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास या पहला इतिहास के नाम से उसका अनुवाद किसने किया था। ये क्वेश्चन यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर था। इसका अनुवाद किसने किया था? तो हमने पढ़ा था डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। और किस नाम से इन्होंने अनुवाद किया था? तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। तो क्वेश्चन आपको एक मिला है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किशोरीलाल गुप्त, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किशोरीलाल गुप्त। अब आ जाइए, यहां पर मिल गया ना हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। कहां मिला भाई? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह है भैया, बच्चन सिंह को माना जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। अब देखो, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास मिल गया आपको। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर सुमन राजे ने लिखा है। किसने? डॉक्टर सुमन राजे ने लिखा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। यानी आपको तीन बातें मिल गई। एक तो मिला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, और यह अनुवादित पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो ग्रियर्सन साहब की किताब है, उसका अनुवाद किया गया है, जिसके लेखक हैं किशोरीलाल गुप्त। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किशोरीलाल गुप्त। अगर पहला कहा था यहीं पर कि पहला इतिहास किसने लिखा है, तो आप कहेंगे किशोरीलाल गुप्त है। ठीक है, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे हैं। ठीक है, कौन? डॉक्टर सुमन राजे को माना जाता है। इसके बाद मिश्र बंधु विनोद, ध्यान रखना, मिश्र बंधु की रचना है ये मिश्र बंधु विनोद। इसका चौथा भाग प्रकाशित, 4 भागों प्रकाशित होता है मिश्र बंधु विनोद का। तो ये कह रहे चौथा भाग का प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में, इसका चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। अब यहां पर देखिए, ये कह रहे कि कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। कह रहा है कि इस्तवार द लॉ, ये गड़बड़ है भाई, ये गड़बड़ है, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको देख लेना। देखिए, कालक्रमानुसार नहीं लिखा गया, ये इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है ना, क्योंकि जो गारसा दत्तासी का ग्रंथ है ये इस्तवार द लॉ लिटरेचर हिंदुस्तानी, तो जो ये वाला ग्रंथ लिखा गया है इसमें बेसिकली वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है, इसको लिख लेना द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, ये किसकी किताब है? तो आप कहेंगे ये ग्रियर्सन साहब की किताब है, ग्रियर्सन साहब की किताब मानी जाती है। अधिकांश साहित्यकारों ने, तो ये ध्यान रखना यहां पर मिस्टेक था, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? मेरे साथियों, हिंदी के जो पहले कवि माने जाते हैं अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार, वह है सरहपा या सरहपाद को माना जाता है। सरहपा, यहाँ पर पा जो शब्द है यह सिद्धों के सम्मान हेतु सम्मानित शब्द माना जाता है, पा। तो सरहपा, ये इनकी किताब है दोहा कोश। कौन सी है? दोहा कोश। ठीक है, इन्हीं की किताब मानी जाती है। और साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके लेखक कौन है? तो साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं
पंडित नलिनी विलोचन शर्मा। तो साहित्य का इतिहास दर्शन इसके लेखक कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा को माना जाता है। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोगों ने वन लाइनर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वन लाइनर के इतने क्वेश्चन हम आपको कराएंगे नहीं डेली, कम से कम हम आपको कराएंगे तो 50 क्वेश्चन वन लाइनर के कराएंगे, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, इसमें विशेष हमारा उद्देश्य होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाएं भी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी कराएं। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट आपको यही लिखना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या ये ऐसी वीडियो बनानी चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपको ऐसी वीडियो अच्छी है। अगर आपको लगता है कि वन लाइनर वीडियो ऐसी अच्छी है और मुझे भी लग रहा है कि ऐसे पढ़ने में हमको बहुत मज़ा आएगा, है ना, मज़ा भी हम लोगों को बहुत आएगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताना, ताकि अगली क्लास जब हमारी वन लाइनर की बनेगी तो बड़ी बड़ी क्लासेस बनाएं हम। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।